नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो स्रोत है नाभिकीय विकिरणों का, वो है नाभिकीय विकिरणों का कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत से तात्पर्य से जो है यहाँ पर खास तौर से मानव जनित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कृत्रिम स्रोतों में रखते हैं। मानवीय क्रियाओं से जो नाभिकीय विकिरण होता है, जो उनका नाभिकीय पदार्थों का क्षय होता है, और क्षय के कारण जैसा कि आप जानते हैं नाभिकीय विकिरण की घटना उत्पन्न होती है। यद्यपि पृथ्वी पर जैविक व्यवस्था का विकास प्राकृतिक रेडियोधर्मी विकिरण के बीच हुआ, किंतु 1935 के बाद मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम स्रोतों के कारण हमारे पर्यावरण में नाभिकीय विकिरण की मात्रा बढ़ने लगी। हम ये कह सकते हैं कि एक और जहां हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर संपूर्ण जैविक व्यवस्था का विकास तो नाभिकीय विकिरण के साथ ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नाभिकीय विकिरण सदैव मौजूद रहा, किंतु 1935 के बाद मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम स्रोत हैं, मानव द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो नाभिकीय गतिविधियां हैं, उनके कारण हमारे पर्यावरण में नाभिकीय विकिरणों की मात्रा बढ़ने लगी। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो नाभिकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा था, उत्सर्जित हो रहा था, वह प्रकृति के विकास के साथ साथ चल रहा था। तो प्रकृति ने अपना विकास उस नाभिकीय विकिरण के साथ किया, उसके साथ पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करके किया। अर्थात प्राकृतिक रूप से होने वाला नाभिकीय विकिरण कभी भी हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं रहा कि हम उसे प्रदूषण की श्रेणी में रखें। किंतु 1935 के बाद जब नाभिकीय क्षेत्र के अंदर मानव ने प्रगति की, मानव ने इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कृत्रिम स्रोत उत्पन्न किए, तब हमारे पर्यावरण में नाभिकीय विकिरणों की मात्रा बढ़ने लगी। और इस प्रकार से जो नाभिकीय विकिरणों की मात्रा बढ़ी, उन्हें हम विकिरणों के कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। आज नाभिकीय विकिरण के मुख्य स्रोत परमाणु परीक्षण, रेडियोधर्मी समस्थानिक, नाभिकीय संयंत्र तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं। आज यदि हम बात करें तो नाभिकीय विकिरण के प्रमुख कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण में जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व में शक्तिशाली बनने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है, परमाणु बम बनाने की होड़ सी लगी हुई है। हर राष्ट्र अपने आप को परमाणु बम धारक राष्ट्र बनाना चाहता है, ताकि वो अपने आप कि इस संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी एक दादागिरी स्थापित कर सके, अपने आप को स्थापित कर सके। तो एक होड़ सी लगी हुई है राष्ट्रों के अंदर, और परमाणु बम बनाकर न केवल वो अपने पास रखता है, बल्कि परीक्षण करके दुनिया में उसका एक दिखावा भी करता है। तो ये परमाणु बमों का जो परीक्षण है अपने आप में अत्यंत घातक होता है, विनाशकारी होता है और प्रदूषण फैलाने वाला प्रमुख कारण होता है। दूसरा रेडियोधर्मी समस्थानिक, जैसा कि आप जानते हैं, नाभिकीय संयंत्र, जहां पर हम सकारात्मक रूप से नाभिकीय विखंडनों का प्रयोग करते हैं, सकारात्मक रूप से नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा, अर्थात मानव के लिए जैसे नाभिकीय ऊर्जा, हम नाभिकीय संयंत्र की बात करते हैं जहां पर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पर कई बार निसंदेह यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा हमारे लिए सकारात्मक रूप से लाभदायक हो सकती है, पर जब कभी भी इनसे दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि रूस के चेरनोबिल की घटना, और दूसरी ओर इनमें जो ईंधन उपयोग में लिया जाता है उससे जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलते हैं, उनका निस्तारण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। क्योंकि रेडियोधर्मी अपशिष्ट आसानी से नष्ट नहीं होते, इनको जहाँ भी रखा जाता है ये विघटन के कारण लगातार अपने विकिरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और वहाँ पर प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कृत्रिम घटनाएं, इनसे पर्यावरण में जो नाभिकीय विकिरण की मात्रा में वृद्धि हुई है, आज ये बढ़ी हुई मात्रा ही हमारे लिए खास तौर से प्रदूषण का कारण बनी हुई है। परमाणु परीक्षणों के कारण वायुमंडल एवं मृदा में अत्यधिक मात्रा में दीर्घकालीन रेडियोधर्मी कण मुक्त हो जाते हैं, जो कि वायु द्वारा समस्त भूमंडल में फैल जाते हैं।
अब क्या होता है कि जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं, खास तौर से परमाणु बमों का परीक्षण, परमाणु बम अपने आप में एक अत्यंत विध्वंसकारी घटना है। चाहे इसका हम युद्ध में प्रयोग करें या इस शोध कार्य के दौरान परमाणु बम बनाकर हम इसका परीक्षण करें, इसके अंदर उन्हीं तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो कि लगातार रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, और जब विस्फोट के रूप में इन पदार्थों का बाहर निकलना होता है तो वायुमंडल में ये दूर दूर तक फैल जाते हैं और बहुत लंबे समय तक ये वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। वायुमंडल से ये भूपृष्ठ पर आकर गिर जाते हैं, वहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए विद्यमान रहते हैं और लगातार इनसे बहुत लंबे समय तक विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो कि संपूर्ण भूमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। वायु द्वारा इन कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, जिससे कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया गया है केवल और केवल वहीं पर ही प्रदूषण फैलेगा। नहीं, ये उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों तक फैल जाएगा, क्योंकि वायु द्वारा इसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। ये रेडियोधर्मी कण वर्षा जल के साथ अंततः भूतल पर पहुंचकर जल एवं मृदा के माध्यम से पौधों एवं वनस्पतियों में जमा होते हैं। अब दूसरी घटना क्या होती है, वायु द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए, ये वायुमंडल में लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं कई कण, वहाँ पे एरोसोल्स के रूप में। जब कभी भी वर्षा होती है तो ये कण वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर भूतल पर पहुँच जाते हैं। भूतल पर जल एवं मृदा के माध्यम से ये पौधों और वनस्पति में पहुँच जाते हैं और उनमें जमा हो जाते हैं। भोजन द्वारा ये रेडियोधर्मी कण जानवरों या मनुष्यों के शरीर में प्रवेश पाकर जीवन भर नाभिकीय विकिरणों के आंतरिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं तथा जीवों के ऊतकों को नष्ट कर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। इस घटना की शुरुआत एक परमाणु परीक्षण से हुई। परमाणु परीक्षण से ये रेडियोधर्मी कण वायुमंडल में पहुंचे। वायुमंडल में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा स्थानांतरित हुए। वर्षा जल के साथ ये भूतल पर आकर गिरे। भूतल पर ये मृदा व जल के साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में पहुंचे। पेड़ पौधों से, क्योंकि ये हमारे आहार श्रृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ से पेड़ पौधों से ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर में पहुंचे, मनुष्यों के शरीर में पहुंचे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेडियोधर्मी कण एक लंबे समय तक विद्यमान बने रह सकते हैं, इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है और ये लगातार विखंडन की क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन कर देते हैं। जब ये शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये नाभिकीय विकिरणों के आंतरिक स्रोत के रूप में शरीर में बने रहते हैं और इनसे होने वाले विकिरणों के उत्सर्जन से विभिन्न जीवों के जो ऊतक हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं और वहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कैंसर एक बहुत ही सामान्य प्रकार की बीमारी बन चुकी है। सामान्य से तात्पर्य ये नहीं है कि ये हानिकारक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आज भी ये जीवन के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर देती है। जिस किसी भी जीव में कैंसर की बीमारी आती है, सामान्य से तात्पर्य ये है कि आज ये बहुतायत में मिल रही है और इसका कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के कणों का हमारे शरीर में प्रवेश करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर तो परमाणु परीक्षण हुआ ही नहीं है। हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ से तो कई सौ मील तक परमाणु परीक्षण जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमारे निवास क्षेत्र से कई सौ किलोमीटर दूर तक कोई नाभिकीय संयंत्र नहीं है। तो इस प्रकार के रेडियोधर्मी तत्व जो हमसे बहुत दूर हैं या घटनाएं कहीं बहुत दूर हुई हैं, जैसे तैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये एक बार प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत निकल जाते हैं, बल्कि उस जीव के संपूर्ण जीवन काल तक ही उसमें बने रहते हैं और लगातार उसे नष्ट करते रहते हैं। नाभिकीय हथियारों के विस्फोट से भी प्रलयकारी परिणाम हो सकते हैं। जब हम नाभिकीय हथियारों की बात करते हैं, खासतौर से परमाणु बम विस्फोट की बात करते हैं, तो इसके परिणाम तो निस्संदेह प्रलयकारी और विध्वंसक
होते ही हैं। इसके परिणाम आज भी हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर में देख सकते हैं, वहाँ के जीवों में देख सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या पर देख सकते हैं। उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आनुवांशिकी के अंदर परिवर्तन हो गया है, उनकी जो आनुवांशिक संरचना है उसमें परिवर्तन देखा गया है, जिससे आने वाली उनकी पीढ़ियों में इस प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो ये सब परिणाम है नाभिकीय हथियारों के गलत प्रयोग का और जिससे कि उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मी विकिरण का। विकिरण की मात्रा, अब बात की जाती है कि विकिरण की मात्रा, मानव शरीर द्वारा सोखी गई विकिरण की मात्रा को डोज कहा जाता है। जो मानव शरीर विकिरण की मात्रा को सोख लेती है उसको क्या कहा जाता है? उसको डोज कहा जाता है। इसे मापने के लिए प्रयुक्त इकाई रैम कहलाती है। मानव शरीर द्वारा सोखी गई विकिरण को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उस इकाई को रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए विकिरण अनावरण की सुरक्षा सीमा प्रायः 0.5 रैम प्रतिवर्ष है, जबकि अपेक्षा जीवाणु की सुरक्षा 5 गुणा 10 रैम प्रतिवर्ष होती है। इसमें से लगभग 0.2 रैम प्रतिवर्ष की मात्रा तो केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के लिए विकिरण की अनावरण की सुरक्षा, मतलब अनावरण से तात्पर्य है जब हम बिना किसी आवरण के यदि विकिरण के अंदर जाते हैं तो 0.5 रैम प्रतिवर्ष जब विकिरण होती है तो ये वो सीमा है जिसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस 0.5 रैम प्रतिवर्ष विकिरण में से 0.2 रैम प्रतिवर्ष विकिरण तो हमें केवल प्राकृतिक रेडियोधर्मी स्रोतों से ही प्राप्त हो जाती है। इसमें हम कृत्रिम जो स्रोत हैं उसको सम्मिलित नहीं करते। असाइनमेंट के अंतर्गत आपको नाभिकीय विकिरणों के कृत्रिम स्रोतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।